नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने हर्षवर्धन काल के सैनिक संगठनों और उसके कुछ अधिकारियों के बारे में जाना था। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो पिछली वीडियो के माध्यम से छूट गया था। उस वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में जानेंगे कि हर्षवर्धन काल में किस प्रकार से उनका साम्राज्य संगठन था, सैनिक संगठन था या कानून व्यवस्था किस प्रकार से थी, उनके आय के यानी कर के स्रोत क्या क्या थे, ठीक है, प्रशासन किस प्रकार से हर्षवर्धन जो राजा थे उनके समय में किस प्रकार से प्रशासन था, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि इनसे बाहर पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाता। जो हम विस्तार से जानेंगे उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि भाई साम्राज्य संगठन किस प्रकार से था हर्षवर्धन काल में, उनके बारे में जान लेंगे, ठीक है। अधिकारी किस प्रकार से थे, ठीक है, और सैनिक संगठन किस प्रकार से था, कानून व्यवस्था किस प्रकार से थी, और आय की व्यवस्था यानी जो कर थे वो किस प्रकार से लिए जाते थे, उन करों को किस प्रकार से हम जाना जाता था, ठीक है, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन काल या मौर्य उत्तर काल, ठीक है, हर्ष का समय शासन का, ठीक है। तो क्या है, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने कुछ के बारे में जाना था कि उनके जो साम्राज्य थे वो किस प्रकार विभक्त थे। उनका साम्राज्य भी 4 भागों में था, जैसे कि गृहम, सामंत, महासामंत, ठीक है। इस प्रकार से उनका साम्राज्य विभक्त था, ठीक है। राजा ही पूरे साम्राज्य का शासक था और सबका अधिकारी भी राजा ही उस समय था। तो मेरे प्यारे साथियों, देखो साम्राज्य संगठन की हम बात कर रहे हैं, इनके माध्यम से हम ये जानेंगे कि साम्राज्य में जो हर्ष जी का जो राजा हर्ष थे उन्होंने किस प्रकार से, तो साम्राज्य संगठन में जो क्या था, अधीन शासक भी थे। एक तो इनका खुद का शासक, इनका जो खुद का शासन था, जिन पे इनका खुद का अधिकार था, एक तो वो, और अधीन शासक वो थे जिन पे इन्होंने आक्रमण करके उन्हें अपने अंतर्गत अपने अधीन ले लिया था और उन्हें फिर बख्श दिया था, उनकी जान प्राण छोड़ दिए थे। वे चलो ठीक है, तुमने हार मान ली, तुम मेरे अधीन हो गए, ठीक है। तो उनके ऊपर भी इनका प्रभाव था, यानी कि खुद का तो सीधा नियंत्रण था ही, लेकिन जो इनके अधीन थे उनके बारे में। साम्राज्य किन किन चीजों से था, तो अपना राज्य, अधीन राज्य, सामंतों का राज्य, राज्य के स्थान का राज्य, इस प्रकार से इनका साम्राज्य था। तो अधीन शासकों में कौन कौन से थे, बल्लवी के ध्रुवसेन, ये वो ध्रुवसेन हैं बल्लवी के जिनको हर्ष ने युद्ध में हराया था और अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया था। कामरूप का भास्कर वर्मन, ये भी इनके अधीन राजा थे, ठीक है, लेकिन शासन तो यही कर रहे थे, इन स्थानों पर शासन ये कर रहे थे, लेकिन राजा हर्ष थे, ठीक है। और मगध के क्या थे, पूर्ण वर्मन। जालंधर के कौन थे, उदित। और उत्तर गुप्त का कौन था, माधव गुप्त, उत्तर गुप्त का माधव गुप्त। तो ये वो साम्राज्य हैं जो राजा हर्ष के अधीन थे, लेकिन शासन इन पे किनके थे, जिन जिनके मैंने आपको नाम बताए, जैसे कि ध्रुवसेन, भास्कर वर्मन, पूर्ण वर्मन, उदित और माधव गुप्त। ये राजा हर्ष से हारे हुए राजा थे और उनके अधीन थे, और अधीन होने के बाद में राजा तो हर्ष थे, लेकिन ये उनके शासन करने वाले अधीन राजा थे। बात करते हैं हर्ष जी के सहायक मंत्री और अधिकारियों की। इनकी जानकारी हमें किन से मिलती है कि हर्षवर्धन काल में किस प्रकार से मंत्री थे और किस प्रकार से अधिकारी थे। तो इनकी जानकारी हमें, क्योंकि हर्षवर्धन काल जो है सात्य पुरातात्विक स्रोत, और उस समय कौन कौन से थे, तो वाण थे, और वाण के बाद में हैनसोंग जो कि विदेशी यात्री थे, उनके जो उन्होंने विवरण दिए उन्हीं के आधार पर हर्षवर्धन काल का इतिहास लिखा हुआ है। उन्हीं से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है कि भाई हर्षवर्धन जो राजा थे उन्होंने किन किन प्रकार से शासन किया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं हैनसांग जी के अनुसार। हैनसांग जी क्या कहते हैं कि हर्ष का जो मंत्री परिषद है,
हर्ष जो थे वो उनका मंत्री परिषद शासन करता था, यानी इनके जो सहायक मंत्री थे, अधिकारी थे, तो इनका जो शासन करने का जो जिस प्रकार ये शासन करते थे उसमें मंत्री परिषद के द्वारा ये शासन करते थे। इनमें कौन कौन से आदमी शामिल थे भाई? मंत्री परिषद में कौन कौन से इसमें शामिल थे? तो उसमें कौन कौन आते थे? सामान्यतः विभागीय प्रधान और सलाहकार। तो हेनसांग जी के अनुसार हर्ष जो शासन करते थे वो मंत्री परिषद की सहायता से करते थे, और इस मंत्री परिषद में सामंत लोग थे, विभागीय प्रधान थे और सलाहकार थे। लेकिन वाण जी भी कुछ इसमें, वाण जी के अनुसार भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो वो क्या मिलती है? वाण जी कहते हैं कि मंत्री, क्योंकि अभी जो हमें बात कर रहे हैं वो मंत्री और अधिकारियों की ही बात चल रही है, तो वाण जी भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि मंत्री जो थे ना, मंत्री थे मंत्री भिंडी सैनिक अभियानों में भी भाग लेता था। किसके? ठीक है, हर्षवर्धन काल में। इनका जो तात्पर्य कहने का है वो यही है कि भाई जो ये अधिकारी थे, सहायक मंत्री थे, वो मंत्री परिषद की सहायता से तो शासन करते थे। उनका एक मंत्री था जो कि परिषद के साथ साथ सैनिक अभियानों पर भी राजा के साथ जाते थे। वाण जी इसका उल्लेख करते हैं। उसी प्रकार इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नागानंद जो कि हर्ष जी के द्वारा लिखित नाटक है, इसमें क्या है? ये प्रधान अमात्य की बात करते हैं। हर्ष जी ने प्रधान अमात्य का उल्लेख किया है। अब जब उल्लेख किया तो उल्लेख किस कारण हुआ है? क्योंकि वो अधिकारी था, इसलिए। इसी प्रकार हर्ष जी का जो नाटक था रत्नावली, इसमें भी प्रधानमंत्री का उल्लेख हुआ है। हमें ये जानकारी वो मिल रही है कि भाई हर्ष जी के समय में क्या वाकई में कोई प्रधानमंत्री या उच्च अधिकारी थे भी या नहीं थे। इसका जो मतलब है वो ये है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मंत्री थे। अब जब मंत्री थे तो हमें इनके मंत्रियों का उल्लेख किस प्रकार से मिलता है? तो भैया हेनसांग जी के विवरण से भी हमें मंत्रियों के बारे में और अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। वाण जी भी हमें ये उल्लेख देते हैं, है क्या ना? नागानंद में भी हमें मिल जाते हैं और रत्नावली में भी हमें इनका उल्लेख मिल जाता है। तो इन चीजों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उस समय मंत्री परिषद और उच्च अधिकारी हर्ष शासन काल में थे। ठीक है, मंत्री विभाग सैनिक टुकड़ियों के प्रधान थे, क्योंकि अभी हम मेरे प्यारे साथियों सहायक मंत्री और अधिकारियों की ही हम बात कर रहे हैं। तो मंत्री विभाग सैनिक टुकड़ियों का प्रधान था। जो मंत्री विभाग होता था ना, मंत्री विभाग जो होता था वो सैनिक टुकड़ियों के प्रधान होते थे। ठीक है, भिंडी जो कि एक मंत्री थे। ठीक है, भिंडी राजा के साथ साथ एक मंत्री थे। और अवंती क्या थे भाई? भिंडी तो मंत्री थे, अवंती क्या थे? अवंती थे युद्ध शांति के मंत्री थे अवंती। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सिंहनाद कौन थे? सेना का प्रधान। ठीक है, सिंहनाद सेना का प्रधान। कुंतल कौन था? घुड़सवारी सेना के प्रधान। ये जो जानकारी हमने दी ये हर्षवर्धन जी के शासन के समय अधिकारियों के बारे में जानकारी है कि उस समय भाई इन प्रकार से अधिकारी थे और उनके ये कार्य थे। ठीक है, अब देखो अभिलेखों में भी और हर्ष चरित्र में भी। क्या अभिलेखों में? अभिलेख कौन कौन से है ना? बांसखेड़ा अभिलेख है, मधुबन अभिलेख है, और अहल का अभिलेख के हम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अहल का जो अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय जी का है, जो कि दूसरे राजवंश से संबंधित है। लेकिन उसमें क्या हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध का वर्णन है, उसमें मंत्रियों को उल्लेख हम इसलिए जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन मधुबन और बांसखेड़ा ये हर्ष जी के द्वारा ही पारित किए गए अभिलेख हैं। ठीक है, इसमें क्या हर्षचरित जो वाण जी का नाटक है अभिलेखों में और उनके वाण भट्ट के नाटकों में
राजकीय अधिकारियों के नाम मिलते हैं। किनके? राजकीय अधिकारियों के नाम मिलते हैं। और वो नाम कौन कौन से हैं? तो महासंधि विग्रह अधिकृत, महासंधि विग्रह अधिकृत और संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक। ये किसमें? अभिलेखों के साथ साथ वाण भट्ट जी का नाटक हर्ष चरित्र में भी हमें राजकीय अधिकारियों के नाम मिलते हैं। और हम जो जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, जिनके बारे में जान रहे हैं, वो सहायक मंत्री और अधिकारियों के बारे में ही जान रहे हैं, जो कि हर्ष काल से संबंधित हैं। और कौन कौन थे? देखो, युद्ध शांति का कार्य देखने वाले, ये जो थे क्या थे? ये युद्ध शांति का कार्य देखने वाले थे। और महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत कौन थे? महाबलाधिकृत और बलाधिकृत, महाबलाधिकृत और बलाधिकृत और सेनापति। ठीक है। बृहद दरबार, कटुक, पाती, चाट, भाट, ये सभी सैनिक विभाग थे। अब मेरे प्यारे साथी यहां पर आप गौर करना, क्योंकि अभी मैं देखो हर बार यही चीज दोहरा रहा हूं, समझने की थोड़ी कोशिश करो मेरे प्यारे साथियों, कि मैं अधिकारियों के बारे में बात कर रहा हूं जो कि हर्ष काल से संबंधित है। राज्य के अधिकारियों की अगर बात आई, जो राज्य के अधिकारी थे उनमें महासंधि विग्रह अधिकृत और संधि विग्रही के, ठीक है, इनका काम क्या था? युद्ध शांति कार्य देखने वाला। और बलाधिकृत, महाबलाधिकृत और बलाधिकृत और सेनापति, बृहद दरबार, कुटिक, पत्ती, चाट, भाट, ये सभी सैनिक विभाग थे। इनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में जानेंगे विस्तार से कि भाई इनका क्या क्या कार्य था। लेकिन मोटे मोटे स्तर पर ये सभी सैनिक विभाग थे। कितने भाई? यहां से लेकर यहां तक ये सभी सैनिक विभाग थे। और इनके अलावा राजस्थानीय, इनके अलावा एक राजस्थानीय भी अधिकारी थे। कौन से? प्रादेशिक शासक, प्रादेशिक शासक, राजकीय, ये राजस्थानीय, राजस्थानीय जो राजा के राज्य में छोटे स्थान के जो शासक थे उनको क्या कहे? प्रादेशिक शासक। और कुमार अमात्य, ये कहते ये जो कुमार अमात्य थे ये राजवंश से ही संबंधित थे, यानी कि हर्षवर्धन जो शासक थे उन्हीं के राजवंशों से संबंधित को कुमार अमात्य कहते थे। ठीक है। दूत और यम चिट्टी, दूत, यम चिट्टी, ये कौन थे? ये स्त्रियों के संरक्षक थे, स्त्रियों के संरक्षक। ठीक है। कौन कौन? दूत और यम चिट्टी। उपारिक, उपारिक ये क्या करते थे? राज्य आदेश तैयार करते थे। भैया उपारिकों का कार्य राज्य आदेश तैयार करना था। और महल के सेवक अधिकारी भी थे। महल के सेवक अधिकारी कौन कौन से थे? महाप्रतिहार, उनको कहा जाता था महाप्रतिहार। याद रखना ये हर्षवर्धन काल से संबंधित हैं, क्योंकि हर राजा के, हर वंश से अलग अलग, कुछ तो मिलते जुलते हैं, कुछ मिलते जुलते हैं और कुछ अलग अलग तरीके के अधिकारियों के नाम हमें अलग अलग राजवंशों से मिलते हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप थोड़ा विस्तार से इसे समझने की कोशिश करें, ताकि पेपरों में आपको किसी प्रकार की गलती ना हो। और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में भाई ज्यादातर मेरे हिसाब से मिलान के अनुसार पूछे जाते हैं। मैं आने वाले समय में आपको पेपरों को हल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। और चरम ग्रहणी, तंबुल, तंबुल कर कणिक, कर अणिक, और वाहिनी, वाहिनी और बौने और स्त्री सेवक, इनका भी हमें उल्लेख मिलता है। तो मेरे प्यारे साथी ये कौन थे? महल के सेवक अधिकारियों में किन किन के नाम हमें मिलते हैं? महाप्रतिहार, चामर ग्रहणी, तांबुल कर अणक और वाहिनी, बौने व स्त्री सेवक, ये हमें राजमहल के सेवकों के रूप में इनका उल्लेख हर्षवर्धन काल से मिलता है। हर्षवर्धन जी का जो प्रशासन था वो किस पे था? सैनिक बल पर। याद रखना, हर्ष जी का जो प्रशासन था वो सैनिक बल के आधार पर था। नागरिक अधिकारियों का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। यहां पर गौर करना, जो नागरिक थे, नागरिक अधिकारियों का उल्लेख हमें हर्षवर्धन काल से नहीं मिलता। ठीक है। और एक केंद्रीय सचिवालय का और अभिलेखागार,
जो हर्षवर्धन काल में था, एक तो था केंद्रीय सचिवालय, एक केंद्रीय सचिवालय और अभिलेखागार। यानी हर्ष जी के समय में अधिकारियों की या मंत्री या सहायक मंत्रियों की अगर हम बात करें तो एक केंद्रीय सचिवालय और अभिलेखागार भी था, और प्रशासन की देखरेख के लिए, देखो भैया क्या, प्रशासन की देखरेख करता था। ये जो लोग थे ये प्रशासन की देखरेख करते थे। केंद्रीय सचिवालय का कार्य प्रशासन की देखरेख करने का कार्य भी था। अधिकारियों को, भाई अधिकारियों को क्या दिया जाता था, नगद वेतन और जमीनें, नगद और जमीनों के रूप में वेतन मिलता था। ज्यादातर सभी राजवंशों के अंतर्गत जमीनें ही दी जाती थी और कहीं कहीं कर नगद भी दिया जाता, तो इसी में भी उन्हीं का आधार है, नगद और जमीनें वेतन के रूप में दी जाती थी। हर्षवर्धन वंश के व्यक्ति, ठीक है, किनको दी जाती थी, जो अधिकारी थे राजवंश से संबंधित उन लोगों को। अब जो भिंडी है, भिंडी ये क्या थे, राज्यवर्धन के मंत्री थे। भिंडी कौन थे, राज्यवर्धन के मंत्री। इनको भी भैया नगद और जमीन दी जाती थी। अवंती कौन थे, अवंती याद रखना, अवंती ये हर्षवर्धन जी के मंत्री थे, हर्षवर्धन जी के मंत्री थे। सिंहनाद कौन थे, महासेनापति, सिंहनाद महासेनापति। कंटक ये कौन थे, अश्व सेनापति। और चंद्रगुप्त ये कौन थे, चंद्रगुप्त ये हस्त सेनापति थे। तो मेरे प्यारे साथियों कौन थे, हस्त सेनापति। ये जो जानकारी है हर्षवर्धन जी से संबंधित सहायक मंत्री और अधिकारियों से संबंधित जानकारी थी। इनसे बाहर पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। अब जान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों सैनिक संगठन के बारे में, कि भाई हर्ष जी का सैनिक संगठन किस प्रकार था और उसके प्रमाण हमें किस प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, प्रमाण हमें किस प्रकार से मिलते हैं, हमें ये जानकारी कैसे मिले कि हर्ष जी के शासन के समय भाई उनकी सेना में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो इनकी जानकारी हमें देते हैं हेनसांग। इन्हीं के आधार पर ज्यादा हर्ष जी का इतिहास लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये हेनसांग जी के अनुसार क्या कहते हैं कि हर्ष की जो सेना थी वो चतुर्गिणी सेना थी। और चतुर्गिणी सेना में कौन कौन सी चीजें आती हैं, चतुर्गिणी सेना में कौन कौन सी चीजें आती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। चतुर्गिणी सेना में कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखो पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी और जलबेड़ा। ये जानकारी कौन दे रहे हैं, भाई ये जानकारी दे रहे हैं हेनसांग। और प्लस कौन देते हैं, बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख। ये भी जानकारी देते हैं भाई कि 4 चतुर्गणी सेना थी, उसमें पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी, जलबेड़ा ये सब थे। अभिलेख भी ये जानकारी देते। इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, दक्ष, वीर और वंशा अनुगत, दक्ष, वीर, वंशा अनुगत सैनिक। और इनको क्या भैया, इनको क्या, और इनको यानी राजा हर्ष को और क्या क्या चीजें मिलती थी, राजा हर्ष को और क्या क्या चीजें मिलती थी भाई, इनके द्वारा राजा हर्ष को क्या चीजें दी जाती थी, इनके द्वारा राजा हर्ष को यानी जो हर्षवर्धन है इनको अधीन शासकों के द्वारा क्या क्या में सहायता दी जाती थी। अधीन शासकों के द्वारा सैनिक सहायता भी दी जाती थी, खाद्य सहायता भी दी जाती थी। और इनमें आते कौन कौन थे, इनको अधीन शासक भी आते थे, सामंती सेना, देखो अधीन शासक भी और सामंती सेना से इन्हें सहायता भी मिलती थी। किनको मिलती थी, चतुर्गणी सैनिकों को। अब चतुर्गणी सैनिकों में चाहे वो कोई भी हो, चाहे पैदल हो, घुड़सवार हो, रथ हो, हाथी है, और कौन कौन से इंसान थे, दक्ष, वीर और वंशानुगत। इनको ये क्या करते, अधीन जो शासक थे, अधीन शासक सेना की सहायता भी देते थे, और सामंती सेना जो थी ना वो भी सहायता देती थी। और इनके पास में क्या थी, राष्ट्रीय सेना भी थी, यानी एक राष्ट्रीय सेना भी थी जो कि हर्षवर्धन जी के अंतर्गत थी। हेनसांग जी के अनुसार, अब देखो यहां पर फिर उल्लेख हेनसांग जी करते हैं, भाई ये सारी जानकारी तो हेनसांग जी के अनुसार मिलती है। दूसरा, हेनसांग जी क्या कहते हैं, हर्ष जब शिलादित्य बने,
हर्ष को ये शिलादित्य भी कहते हैं, और शिलादित्य हर्ष का ही एक नाम भी है कि हर्ष शिलादित्य यानी राजा बनते ही उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले इन्होंने हर्ष को शिलादित्य का नाम दिया है कि हर्ष शिलादित्य बनते ही, राजा बनते ही उन्होंने क्या करा, 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार सेना में, 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सेना इन्होंने संगठित की थी। और इसके बाद में इन्होंने, जब इनका राज्य विस्तार काफी ज्यादा हो गया, तो इन्होंने इस सेना को बढ़ाकर कितना कर दिया, 60,000 गज सेना यानी हाथी वाली सेना, और 1,00,000 घुड़सवार सेना, घोड़े वाली सेना, और सर्वोच्च अधिकारी। देखो भैया, अब इन्होंने अपनी सेना को बढ़ा दिया बाद में बहुत ज्यादा। अब इनका जो सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन था, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत कौन था, घुड़सवारी और पैदल सेना के अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी। कटुक कौन थे, कटुक जो थे वो गज सेना के प्रधान थे। इस पद पर कौन कार्य करते थे हर्षवर्धन काल में, स्कंदगुप्त। हर्षवर्धन काल जी के समय में इस पद पर जो कार्य करने वाले थे ना, मां बलाधिकृत और कटुक गज सेना प्रधान, इस पे ना स्कंदगुप्त जी का स्कंदगुप्त जी इस पर सुशोभित थे। ठीक है, उन्होंने ये भार संभाला हुआ था हर्षवर्धन काल में। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें हर्षवर्धन काल से, तो इनके साम्राज्य में अपराधियों की जांच के लिए, भाई कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जो पेपरों में पूछे जा सकते हैं, तो उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इनमें क्या था कि जो एक अपराधियों की जांच करते थे हर्षवर्धन काल में, तो क्या करते थे, अग्नि, जल और विष, इनसे परीक्षा ली जाती थी, इनसे परीक्षा ली जाती थी अपराधियों की। और अपराधियों को फिर क्या क्या चीजें थी कि आजीवन कारावास, पहले परीक्षा थी और उसके बाद में कानून व्यवस्था के अंतर्गत क्या थी, आजीवन कारावास से, आजीवन कारावास से लेकर अंग भंग की भी सजा थी। या तो उसे आजीवन कारावास देते थे और उससे लेकर अंग भंग यानी किसी का हाथ पैर काटने की भी सजा थी हर्षवर्धन काल में। प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे इसमें, भैया कानून व्यवस्था के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं तो प्रमुख अधिकारी कौन थे, महापरमात्र और परमात्री, मीमांसक, दंडिक, दंडपाशिक, दंडिसा और चोरो उद्धारणिक, चोरो उद्धारणिक और दुख साध्य साधनिक, दुख साध्य साधनिक और चटभट। ये जो चटभट थे ये पुलिस और न्यायाधीश दोनों का कार्य करते थे। किसका, पुलिस और न्यायाधीश दोनों का कार्य करते थे। तो ये कौन थे, प्रमुख अधिकारी थे, किसमें, कानून व्यवस्था के अंतर्गत। हर्षवर्धन काल के समय में कानून व्यवस्था के जो अंतर्गत ये प्रमुख अधिकारी थे जिनके नाम मैंने आप लोगों को अभी जानकारी दी। इसमें चटभट जो थे वो पुलिस भी थी और न्यायाधीश भी थे। ठीक है, दोनों कार्य वो करते थे। तो ये हो गए कानून व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी हम राज व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं, यानी आय के स्रोत कि हर्षवर्धन काल में आय के स्रोत क्या कहते हैं। तो जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो भूमि की उपज का यानी भूमिकर, भूमिकर आय का सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, लेकिन विभिन्न कर भी थे, अदर भी कर थे, और भी बहुत सारे कर थे जिनके नाम हम जानेंगे। कौन कौन से कर थे जो आय के यानी आय के स्रोत थे, उद्रंग, उपारिक और धान्य, हृणीय, ये कर थे अन्य विभिन्न कर। यानी आयकर, भूमि कर तो था ही, उसके साथ साथ हर्षवर्धन काल में कुछ अन्य कर भी थे और अन्य और प्रमुख कर थे। ये प्रमुख कर हो गए विभिन्न कर, और प्रमुख कर कौन थे, ये प्रमुख कर हो गए। ठीक है, ये तो भूमि कर थे, और विभिन्न करों की हम अगर बात करें तो ये सारे प्रमुख कर हो गए। अन्य करों की भी हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन काल में। तो तुल्यमय, भाग, भोग, भूत, भात, ये भी अन्य करों में हम इनका उल्लेख करते हैं। ये भी हर्षवर्धन काल से ही संबंधित है। इन सभी करों से इनकी हर्षवर्धन काल में आय के स्रोत थे।
ठीक है। कर वसूलने वाला अधिकारी की हम बात करते हैं। भाई कर तो थे, अब कल जब कर थे तो इन्हें वसूल करने वाला अधिकारी भी तो होना चाहिए। तो जो कर वसूल करने वाला अधिकारी था वो था भौगिक। भौगिक नाम का अधिकारी था जो कि हर्षवर्धन काल में कर इकट्ठा करता था। और जमीनी हिसाब किताब रखने वाला जो अधिकारी कौन था इसमें? पुस्तपाल। और उपज का क्या लिया जाता था? 1/6 भाग उपज का लिया जाता था। वन से भी आय होती थी, वन से भी राज्य की आय होती थी। और इसका अधिकारी कौन था? वन्यपाल। वही वन के द्वारा भी हर्षवर्धन काल में आय होती थी राज्य के लिए, तो इनका वनपाल थे। अब थोड़ी सी जानकारी हम यहां पर ये ले लेते हैं। आय जो थी, इसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय को भी हर्षवर्धन जी ने, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या? 100 गांव की आय। भाई जो 100 गांव से आय होती थी उसे वो राज्य से दी जाती थी, राज्य के द्वारा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय को। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव से जो आय होती थी हर्षवर्धन काल में, वो नालंदा विश्वविद्यालय को दी जाती थी खर्चा पानी के लिए। ठीक है। नालंदा कहां? बिहार में। देखो नालंदा बिहार से और सोनीपत कहां पे? हरियाणा से। हमें जो है ना 2 मुद्रा मिली है, 2 मुद्राएं मिलती हैं जो कि हर्षवर्धन काल से संबंधित है, जो कि हर्षवर्धन की ही है। और वो कौन सी है? तांबे की। ठीक है। वो कोई किसकी है? तांबे की है। अब जो सोनीपत वाली मुद्रा है, क्योंकि अभी हम राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अभी आय की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारियों की बात कर रहे हैं। जब आय होती थी तो अब हम मुद्राओं की भी तो बात करेंगे ना, कि भाई मुद्राएं कौन कौन सी थी। तो इसी के बीच में छोटी सी टिप्पणी हमने मुद्राओं पे भी दी है कि भाई मुद्राएं आने वाली, अब हम आने वाली वीडियो में और विस्तार से भी जानकारी देंगे। अभी तो प्रशासन की भी बात चलेंगी, धार्मिक भी बातें होंगी कि भाई धर्म किस प्रकार से था। ठीक है ना। हम उनके बारे में जो चर्चा आने वाली वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है। तो देखो सोनीपत से जो मुद्रा मिली है, इस पे क्या है? शिव जी का जो वाहन है ना नंदी, उसका अंकन मिला है। इससे देखो इसकी धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में भी हमें मालूम चलती है कि वो ये हर्षवर्धन काल में भगवान क्या थे? शिव, यानी शिव को भी आराध्य थे, यानी शिव धर्म भी मानते थे। ठीक है। इनसे हमें 2 चीजें हो गई, तो मुद्रा की और एक धार्मिक प्रवृत्ति की पता चल गई। ठीक है। नालंदा की जो है, नालंदा पे क्या लिखा हुआ? श्रीहर्ष अंकित है। नालंदा से जो मोहर मिली, पानीपत से तो नंदी का अंकन, और नालंदा से श्रीहर्ष अंकित है। इसमें क्या क्या चीजें हैं? उसके ऊपर हमें, मोहरों के ऊपर हमें क्या क्या चीजें मिली? महेश्वर, सर्वभौम, महाराजधिराज। क्या है? इनको कहा गया है, किसको कहा गया है भैया? हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन जी को ये चीजें कहा गई हैं, या पर ये समझ लीजिए ये उनकी उपाधियां थी, उपाधियां थी। और मेरे प्यारे साथी देखो, पेपरों में 2 चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो इनकी उपाधियां, उपाधियों के बारे में तो भाई उपाधियां यहाँ पे भी और अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से भी हमने जाना है। ठीक है। दूसरा कि उनके सिक्कों पर, उनके सिक्कों पर उनको किन नामों से पुकारा जाता था, ये भी क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं और पूछे जाते हैं। या फिर सिक्कों के ऊपर क्या चीजें, यानी कौन कौन सी उनकी उपाधियां या फिर कौन कौन से उनके नाम मिलते हैं। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि उपाधियां दी जाएंगी और उनसे पूछा जाएगा आपसे कि कौन से सिक्कों पर ये उपाधियां मिली हैं, या कौन से क्षेत्र वाले पे, या कहां की मुद्राओं पर। तो भैया सोनीपत और नालंदा की मुद्राओं पर। इस तरीके से क्वेश्चन पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। इसी बीच में ये है एक इतिहासकार हैं राधा कुमुद मुखर्जी। ये क्या कहते हैं? ये हर्ष जी को अशोक और समुद्रगुप्त जी का मिश्रण कहते हैं। अशोक, अशोक, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त, जो कि भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों का मिश्रण ये हर्ष जी को कहते हैं। किसको? हर्ष जी को। ठीक है। हर्ष जी को कहते हैं। कौन कहते हैं? राधा कुमुद मुखर्जी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हर्षवर्धन काल से संबंधित साम्राज्य संगठन, सहायक अधिकारी, ठीक है, और सैनिक संगठन, कानून व्यवस्था और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य
पेपरों में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको उनके बारे में जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियो का उस पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।